नमस्कार बच्चों, मैं हेमंत और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान विषय का दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षारक और लवण। इससे पहले की वीडियो में हमने पहला चैप्टर का रिवीजन किया था। अब हम यहाँ पर दूसरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे और यह इसका पहला भाग है। तो आइए शुरू करते हैं दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण। अपन अम्ल, क्षारक और लवण का पता कैसे करें, क्या होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, इनका परीक्षण कैसे करें, किनकी सहायता से इनका परीक्षण करें। अपन भोजन करते हैं तो कोई भोजन अपन को कड़वा लगता है, कोई तीखा लगता है, कोई खट्टा लगता है, कोई नमकीन या नमक की तरह कैसा लगता है, खारा खारा लगता है। उसी तरह जैसे अम्ल है, हमने कोई भोजन को चखा, खट्टा है, तो हम छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरी बात करें अम्ल, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। जबकि क्षारक, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहां पर हम पढ़ने वाले हैं इनके रासायनिक गुणधर्म कि हम इनकी पहचान किस प्रकार कर सकते हैं। तो इनकी पहचान करने के लिए, क्योंकि अम्ल होते हैं जो खतरनाक होते हैं, तो उनका ऐसा नहीं है कि हम हर अम्ल को चख के चेक करें। तो यहाँ पर अम्लों को चेक करने के लिए कुछ सूचक प्रयोग में लेते हैं हम। तो सूचक यहाँ पर अपन 3 प्रयोग में लेने वाले हैं। पहला सूचक है सूचक, पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है संश्लेषित, और तीसरा है गंधीय सूचक। ये 3 प्रकार के सूचक पढ़ने वाले हैं और इन सूचकों की सहायता से हम पहचान करेंगे कि कोई भी जो पदार्थ है वो अम्लीय है, क्षारीय है या फिर वो लवण है। तो यहां पर पहला सूचक है प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक कौन कौन से होते हैं? जैसे हल्दी, लिटमस पत्र। अगली बात करें हाइड्रोजेनिया के फूल का रस, फूल का रस। अगली बात करें हम लाल गोभी के पत्ते। इन सभी को हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। इनकी सहायता से हम किसी भी अम्ल, क्षारक की पहचान कर सकते हैं। जैसे हल्दी, हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी में अगर हम अम्ल की जांच करें तो अम्ल से हल्दी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर क्षार जैसे ही हल्दी के संपर्क में आता है उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। दूसरी बात करें हम लिटमस पत्र, लिटमस पत्र। तो लिटमस पत्र हम जानते हैं सब कि लिटमस पत्र अम्ल की जांच करेंगे तो लाल कलर का प्रदर्शित होगा, जबकि अगर क्षार की जांच करेंगे तो अम्ल के साथ कैसा होगा? लाल। और क्षारक के साथ कैसा होगा? कैसा होगा? नीला। कैसा होगा? नीला। तो ये
ऐसे प्राकृतिक सूचक हैं जिनकी सहायता से हम किसी अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। दूसरा हमारा संश्लेषित सूचक है। तो संश्लेषित सूचक कौन कौन से होते हैं? संश्लेषित सूचक पहला है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, और दूसरा है फिनोल्फथेलिन। ये दो संश्लेषित सूचक होते हैं, यानी इन संश्लेषित सूचकों को अपन ने कृत्रिम विधि से बनाया है। इनकी सहायता से हम अम्ल क्षार की पहचान कर सकते हैं। और अंतिम जो सूचक है वो है हमारा गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक में हम 3 तरह के सूचक काम में लेते हैं। एक है प्याज, दूसरा है वेनिला, और तीसरा है लौंग। कैसा है? लौंग। अगर इनकी बात करें कि सर गंध से कैसे चेक करें, तो गंध की बात करें कि प्याज अम्ल के साथ तीक्ष्ण गंध उत्पन्न करता है। मतलब जैसे आप अम्ल के साथ में इसकी गंध को चेक करते हैं तो तीखी गंध उत्पन्न होती है। जबकि वेनिला और जो लौंग है, लौंग में जब हम अम्ल की जांच करते हैं तो गंध कैसी रहती है? गंध समान रहती है। गंध कैसी रहती है? समान। जबकि क्षारक के साथ में ये कैसा हो जाता है? गंधहीन, यानी कोई गंध ही नहीं रहती। तो ये 3 प्रकार के सूचक अपन ने पढ़े हैं। इन तीनों सूचकों की सहायता से अपन किसी भी अम्ल, क्षार और लवण का पता लगा सकते हैं बिना उसे चखे। अब बात करते हैं लिटमस की। एक बार बात कर लेते हैं लिटमस की कि लिटमस क्या है। आप बीच बीच में वीडियो को बंद करके नोट कर सकते हैं। लिटमस पत्र का हम प्रमुख तौर पर अम्ल क्षार की जांच करने के लिए प्रयोग में लेते हैं। तो यह एक पत्र होता है। क्या होता है? पत्र, और बैंगनी रंग का होता है। बैंगनी रंग का, यानी जब इसको हम अम्ल और क्षार से नहीं मिलाएंगे या अम्ल क्षार का प्रयोग नहीं करेंगे तो नॉर्मली में बैंगनी रंग का होता है। और यह है थैलोफाइटा। जो थैलोफाइटा वर्ग है उसका एक पादप है। कौन सा पादप है? लेचिन। कौन सा पादप है? लेचिन पादप है। लेचिन पादप से हम लिटमस पत्र प्राप्त करते हैं। अब यहां के बाद में हम अम्ल और क्षारक के प्रयोगशाला के अंदर धातुओं के साथ में, अधातुओं के साथ में, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अम्ल क्षारक की आपस में क्रिया कैसे करते हैं, इन सभी को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पहला प्रयोगशाला में। कहां पढ़ेंगे? प्रयोगशाला में अम्ल और क्षारक का पता लगाने के लिए किस प्रकार से अपन पता लगाते हैं, तो अपन पढ़ चुके हैं कि प्रयोगशाला के अंदर जितने भी सूचक हैं तो सूचकों की सहायता से हम अम्ल और क्षारक की पहचान कर सकते हैं। चाहे संश्लेषित सूचक हो, प्राकृतिक सूचक हो या गंधीय सूचक हो, इनसे अपन प्रयोगशाला के अंदर इनकी पहचान कर सकते हैं। आइए दूसरा
यानी ये अपन पढ़ रहे हैं गुणधर्म। अम्ल और क्षारकों के क्या है? गुणधर्म। पहला प्रयोगशाला के अंदर और दूसरा है धातुओं के साथ, धातुओं के साथ कि जो अम्ल और क्षार हैं वो धातुओं के साथ में कैसी क्रिया करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे अम्ल किसके साथ में? अम्ल हम लेंगे, कोई सा ले लो, H2SO4, H2SO4 धातु जिंक ले लिया। कौन सा ले लिया? जिंक। तो यहां पर जो एक अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया के दौरान क्या होगा? एक लवण बनेगा। क्या बनेगा? लवण, ZnSO4 और कौन सी गैस निकली? H2। कौन सी गैस निकली है? H2। यहां पर हम क्षार के साथ में देख लेते हैं कि धातु कैसी क्रिया करते हैं कि क्षार NaOH प्लस HCl, सॉरी धातु लेते हैं अपन, Zn ले लेते हैं। तो जो यहां पर अभिक्रिया होगी वो होगी NaOH, ये क्षार है और ये है धातु। इनके साथ में जो अभिक्रिया करवाएंगे तो यहां पर बनेगा Na2ZnO प्लस H2, वही हाइड्रोजन गैस निकली। हाँ, तो ये अम्ल और क्षारक ने किसके साथ अभिक्रिया की? धातु के साथ में। तो यहां अगर मैं सामान्य एक अभिक्रिया लिखूं कि अम्ल या क्षार जब किसके साथ में अभिक्रिया करें? धातु, तो क्या बनेगा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अम्ल हो या क्षार हो, जब इनकी हम धातु के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। देखो यहाँ पर H2SO4 की जिंक के साथ में अभिक्रिया कराई, लवण, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकली। और यहाँ पर NaOH जो कि एक क्षार है, इसकी हमने धातु के साथ में अभिक्रिया करवाई तो यहाँ पर क्या बना? लवण बना और हाइड्रोजन गैस निकली। तो यहाँ पर हमने क्या निष्कर्ष निकाला? भी क्षार और अम्ल धातु के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल बनता है। आगे समझ में? नोट कर लो। अब हम अगली गुणधर्म देखते हैं अम्ल और क्षारकों के, और वो है तीसरा है धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में हम अभिक्रिया करने वाले हैं किसकी? अम्ल की। किसकी करेंगे? अम्ल की करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम करते हैं धातु कार्बोनेट, और धातु कार्बोनेट है हमारे पास Na2CO3, और इसकी अभिक्रिया करेंगे हम किसके साथ में? अम्ल को उसके HCl ले लिया। तो यहां पर इनके मध्य में जो अभिक्रिया होगी वो यहां पर बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2, H2O प्लस CO2, ये यहां पर अभिक्रिया होगी। अगर मैं दूसरी बात करूं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो अगर इसकी मैं अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाऊंगा तो यहां पर हमें क्या प्राप्त होगा? लवण प्लस जल प्लस CO2 प्राप्त होगा। यहां पर धातु कार्बोनेट
और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों की हमने अम्लों के साथ में जब अभिक्रिया करवाई है तो दोनों में हमें एक सेम सा परिणाम मिला है, एक समान परिणाम मिला है कि दोनों में लवण बना है। क्या बना है? लवण प्लस जल प्लस कौन सी गैस निकली है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकली है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम यहाँ पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब भी अम्लों की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में करवाएंगे तो हमें यहाँ पर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। ठीक है। अगला गुणधर्म है अम्ल और क्षारक की आपस में क्रिया। अम्ल व क्षारक की क्रिया, यानी जब हम अम्ल और क्षारक की आपस में दोनों की क्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो यहां पर एक अभिक्रिया करवाते हैं हम NaOH प्लस HCl, यह है अम्ल, यह है क्षार, यह है अम्ल, और हमें जो प्राप्त होगा वो होगा NaCl प्लस H2, यानी लवण और जल। यहां पर एक क्रिया और होती है, एक अभिक्रिया और है, यानी जब हम क्षार या अम्ल की आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो यहां पर एक सामान्य सी अभिक्रिया होती है। क्या बनता है? लवण और जल। लवण और जल। लवण क्या है कि लवण के अंदर ना तो अम्ल के गुण हैं और ना ही क्षार के गुण हैं, यानी अम्ल ने क्षार के गुणों को दबा दिया और क्षार ने अम्ल के गुणों को। तो यहां पर यानी एक दूसरे ने अब क्या कर दिया? उदासीन कर दिया। अम्ल ने क्षार को और क्षार ने अम्ल को। तो इनके अंदर जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया। यह अभिक्रिया अपन ने पहले चैप्टर में नहीं पढ़ी थी, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक की आपस में क्रिया करवाई जाती है और क्या प्राप्त होता है? लवण और जल प्राप्त होता है। ठीक है। अब यहां पर अगला गुणधर्म पढ़ें। पांचवी गुणधर्म है अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया। यहां पर हम एक धात्विक ऑक्साइड लेंगे CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस अम्ल HCl। तो यहां पर जब हम इनकी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या अभिक्रिया होगी? लवण बनेगा और क्या बनेगा? जल बनेगा। क्या बनेगा? लवण प्लस जल, CuCl2 प्लस H2, CuCl2 H2। यहां पर सामान्य से अभिक्रिया हुई। धात्विक ऑक्साइड, इसकी सामान्य अभिक्रिया लिख सकते हैं अपन, धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल, क्या अभिक्रिया होगी? लवण बनेगा और जल। लेकिन अब जो ये लवण बना है, यानी यहां पर कॉपर क्लोराइड बना है, कॉपर सेकंड क्लोराइड बना है, इसकी प्रकृति कैसी होगी? यानी ये अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? कि भाई क्रिया तो हमने अम्ल के साथ में करवाई है और धातु ऑक्साइड के साथ में करवाई है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? तो यहां पर जो भी धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ में अभिक्रिया करेंगे उनकी प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति कैसी होगी? क्षार की। कैसी होगी? क्षार की। यानी जो लवण बना है इसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षार की, यानी इसके गुण क्षारक से ज्यादा मैच खाएंगे, इसमें क्षार के गुण ज्यादा। छठवां गुणधर्म है क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। यहां पर हम अधात्विक ऑक्साइड लेंगे और क्षारक CuOH का होल 2S प्लस अधात्विक ऑक्साइड जैसे CO2 की जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो यहां पर हमको प्राप्त होगा
सॉरी Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब क्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा CaCO3 प्लस जल। क्या प्राप्त होगा? H2O। तो यहाँ पर वो एधात्विक, ये क्षारक, ये एधात्विक ऑक्साइड, और जो लवण प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है? लवण और जल। अभिक्रिया सामान्य सी दोनों में सेम है। इसमें भी धात्विक ऑक्साइड था जबकि इसमें अधात्विक ऑक्साइड है, इसमें अम्ल था, इसमें क्षार है, लेकिन उत्पाद में दोनों में लवण और जल प्राप्त हुआ है। लेकिन उसी की तरह यहां पर जो ये लवण प्राप्त हुआ है, इसकी जो प्रकृति होगी, प्रकृति यानी ये कैसे गुण दर्शाएगा? ये दर्शाएगा अम्लीय। कैसा? अम्लीय। तो यहां पर दोनों से क्या समझे कि जब भी हम अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ में करवाएंगे तो हमें जल और लवण प्राप्त होंगे, और जो लवण प्राप्त होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारकीय होगी। दूसरी, अगर हम क्षारक की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ में करवाएंगे तो वहां पर जो हमें लवण प्राप्त होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय प्रकृति होगी। तो बच्चों यहां पर इनके गुणधर्म हमने पढ़े। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षारक में समानताएं। अम्ल और क्षारक में समानताएं नोट कर लो। अम्ल और क्षारक में समानताएं। अम्ल व क्षारक में समानताएं कि अम्ल और क्षारक में क्या क्या समानताएं होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखूं। अम्ल, अम्ल HCl H2SO4 HNO3, उसके बाद में क्षारक NaOH KOH CaOH MgOH, ये क्षारक हैं। अगर अम्ल और CH3COH, ये अम्ल और क्षारक के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब इन एग्जाम्पलों में क्या चीज कॉमन है? इनके अंदर क्या चीज कॉमन है, क्या समानता है? कि सभी अम्ल क्या है? अम्ल। सभी अम्ल जलीय विलयन में क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। यहां पर देखो HCl के पास में H, H2SO4 के पास में H, HNO3 के पास में H, CH3COH के पास में H। H तो क्षारक के पास में भी है, लेकिन जब अपन इनको जल के साथ में घोलेंगे, जैसे अम्ल HCl है, जल के साथ में घोलेंगे तो यहां पर जो अम्ल है वो अम्ल क्या देगा? वो देगा क्या देगा? H+ आयन। क्या मुक्त करेगा जल में? H+ आयन। अब यहां पर H+ जो आयन है वो हमेशा क्या है? मुक्त अवस्था में नहीं रह पाता, तो वो क्या करता है? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। क्योंकि जल है तो जल में बहुत सारे जल के अणु हैं, तो ये जो H+ आयन है ये H2SO4 के साथ, सॉरी H2O के साथ में मिलकर के क्या बना लेगा? हाइड्रोनियम आयन H3O+। तो H3O+, तो H+ या H3O+, बात एक है क्योंकि जल के अंदर जो H+ आयन है वो मुक्त अवस्था में कम रहता है, वो जल के साथ में मिल जाता है। अब हम बात करें क्षारक कि सभी क्षारक क्या है? कि सभी क्षारक जलीय विलयन में, सभी क्षारक जलीय विलयन में
क्या देते हैं, OH माइनस देते हैं, OH माइनस देते हैं। सभी के सभी क्या देंगे, OH माइनस। जैसे एग्जाम्पल NaOH क्षार है, इस क्षार को जब हम जल में घोलेंगे, किसमें घोलेंगे, जल में घोलेंगे, तो ये हमें क्या देगा, OH माइनस। क्या मुक्त करेगा, OH माइनस। तो यहां पर हम अम्ल व क्षारक में समानताएं देख रहे थे कि सभी अम्ल क्या है, सभी अम्ल जलीय विलयन में क्या देंगे, H प्लस आयन देंगे, और सभी क्षार जलीय विलयन में क्या देंगे, OH माइनस देंगे। समझे। तो यहां पर ये इनके अंदर कुछ समानता है कि सभी अम्ल H प्लस और सभी क्षारक OH माइनस देते हैं। लेकिन कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते। क्यों नहीं होते, बस ऐसे ही नहीं होते। तो सर होते हैं उनको क्या कहते हैं, होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो वे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। परिभाषा नोट की, सभी क्षार नहीं होंगे, वही होंगे जो जल में घुलेंगे, जल में घुलनशील होंगे, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। उन्हीं को हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। अब यहां पर अपन एक छोटी सी परिभाषा और है, तनुकरण। क्या है, तनुकरण, नोट कर लो। तनुकरण, सर तनुकरण क्या है, कि तनुकरण अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो अपन ने एक गिलास, तनुकरण, एक गिलास के अंदर क्या लिया, एक गिलास के अंदर 100 ग्राम चीनी मिलाई और उसके टेस्ट को चखा, देखा कि यार मीठा है। उसके बाद में हमने क्या किया, उसे जो एक गिलास पानी था उसमें चीनी हुई मिली थी 100 ग्राम, उसको हमने 1 लीटर पानी में घोल दिया। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर यह हुआ कि जो चीनी की सांद्रता है, यानी चीनी उस पानी के मुकाबले क्या हो गई, कम हो गई। यानी चीनी के जो अणु हैं उन पानी के मुकाबले क्या हो गए, कम हो गए। यहां पर पानी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो उनका प्रभाव क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां पर चीनी का प्रभाव क्या हो गया, कम हो गया। ऐसे ही है तनुकरण। क्या है, तनुकरण, कि किसी जलीय विलयन में, किसी जलीय विलयन में H प्लस और OH माइनस आयनों की सांद्रता में प्रति इकाई क्या हो जाती है, कम। क्या कहलाती है, तनुकरण। क्या कहलाती है, तनुकरण। देसी भाषा में समझाऊं तो किसी चीज जैसे पतली हो गई, क्या हो गई, कोई चीज गाड़ी थी और गाड़ी में क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, वो तो कैसी हो गई, पतली हो गई। तो उसके गाढ़ेपन के जो गुण थे वो क्या हो गए, कम हो गए। तो यहाँ पर यह है तनुकरण, कि कोई भी जलीय विलयन है उसमें अपन क्या कर दें, OH और OH माइनस और H प्लस आयन की अगर सांद्रता कम हो जाए तो वो कहलाएगा तनुकरण। क्या कहलाएगा, तनुकरण। तो तनुकरण के आधार पर हम समझते हैं अम्ल क्षारक के गुण। तो यहां पर एक शब्द आता है प्रबलता। क्या आता है, प्रबलता। अब प्रबलता की बात करें तो प्रबल का मतलब जिसके गुण ज्यादा है, जिसके गुण ज्यादा प्रकट हो रहे हैं। अगर जलीय विलयन में H प्लस ज्यादा है, अम्ल के गुण ज्यादा होंगे। किसके होंगे, अम्ल के ज्यादा गुण होंगे। तो ऐसा विलयन जिसमें H प्लस आयन ज्यादा है वो क्या होगा, ज्यादा अम्लीय होगा। तो ऐसे अम्ल कहलाते हैं प्रबल
अम्ल क्या कहलाते हैं? प्रबल। अगर H प्लस आयन कम है, क्या है? कम है, तो वो इसके मुकाबले क्या कहलाएगा? दुर्बल। क्या कहलाएगा? दुर्बल अम्ल। अगर क्षारकों की बात करें, किसकी बात करें? क्षारकों की बात करें, तो क्षारकों की बात करें तो क्षारक देते हैं जलीय विलयन में OH माइनस। अगर जितने ज्यादा OH माइनस देंगे तो उतना ही क्या होगा? विलयन क्षारकीय होगा। तो OH माइनस ज्यादा है तो विलयन कैसा है? प्रबल क्षारकीय। कैसा है? और अगर OH माइनस कम है तो यह है दुर्बल क्षारक। तो यहां पर अम्ल और क्षारक कितने प्रकार के हुए? दो दो प्रकार के। अम्ल की बात करें प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, क्षारक की बात करें प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। यहां से परिभाषा समझ गए होंगे। इसके बाद में हमने प्रबलता की बात की, तनुकरण की बात की, गुणधर्मों की बात की और सामान्य अम्ल क्षार के बारे में जाना। अब हमने वहां पे देखा था कि अम्ल क्षारक की जांच के लिए हम कभी गंधीय सूचक ले रहे हैं, कभी संश्लेषित सूचक ले रहे हैं, कभी प्राकृतिक सूचक ले रहे हैं। पर क्या कोई ऐसा सूचक हो जो सभी जगह उसके मान सत्य हो, उसके मान सत्य हो, उसके मानों को बदला नहीं जा सके? तो यहां पर एक हम सार्वभौमिक सूचक पढ़ेंगे। सार्वभौमिक सूचक जिसका नाम है pH, जिसका मान है pH, इसे हम सार्वभौमिक सूचक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसके मान होते हैं अम्ल और क्षार के, वो सभी जगह कैसे होते हैं? समान होते हैं, सत्य होते हैं। तो पहले pH को समझते हैं। P का मतलब होता है, P एक जर्मन शब्द है। कैसा शब्द है? जर्मन शब्द है। और इसका मतलब होता है पुषांश। क्या होता है? पुषांश। पुषांश का मतलब क्या होता है? पुषांश का मतलब होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति। किसकी शक्ति? H की। किसकी शक्ति? H की। कि किसी भी जलीय विलयन में H की शक्ति, किसकी? H की शक्ति दिखाने के लिए एक सूचक प्रयोग करेंगे, उसका नाम क्या है? pH सूचक। क्या है? pH सूचक। ये आपको बताएगा कि कौन सा अम्ल है और कौन क्षारक है, कौन प्रबल क्षारक है, कौन दुर्बल क्षारक है। चलो, यहां पर जो pH स्केल होती है, pH स्केल का मतलब एक पट्टी। स्केल का मतलब क्या होता है? एक पट्टी, यानी एक ऐसी इसकी पट्टी होती है। कैसी होती है? एक पट्टी होती है। इस पट्टी के द्वारा ही हम किसी अम्ल और क्षारक की जांच करते हैं। सिर्फ इतना करना होता है कि इसमें हम चेक कर लेते हैं, और इसमें एक कलर की पट्टी होती है। जिस कलर पे आकर कोई अम्ल क्षारक रुक जाता है, उसी के आधार पर उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। इस पे मार्किंग रहती है, और जो मार्किंग रहती है तो उसकी जो परास है, pH की जो परास है वो है 0 से और 14। 0 से 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13, ये 14 तक ऐसी मार्किंग होती है, एक पट्टी होती है। और ये किसको दर्शाएगी? pH को। किसको दर्शाएगी? pH को। और pH इसका मान दिखा रहा है हाइड्रोजन आयन का। किसका दिखा रहा है? हाइड्रोजन आयन का, क्योंकि P की शक्ति को ही दिखा रहा है। तो यहां पर, यहां से 7 तक और 7 से ऊपर जो ये पट्टी है, ये pH स्केल है। क्या है? pH स्केल है। इसके आधार पर हम किसी अम्ल और क्षारक का निर्धारण करते हैं कि अगर अपन उसकी जांच करें और जांच करने पर अगर उसका मान 7 आ जाए, कितना आ जाए?
7 आ जाए, ये सेंटर पॉइंट हो गया, तो सेंटर पॉइंट 7 आ जाए तो मतलब वो विलयन, वो पदार्थ कैसा है, उदासीन। कैसा है, यानी उसमें ना तो अम्ल के गुण हैं और ना ही क्षार के गुण हैं। अगर 6 से कम, चाहे 6.9 ही हो या 6.99 हो, 6 से कम अगर हम जीरो के साथ इधर बढ़ते हैं तो अम्लीय गुण क्या होते हैं, बढ़ते हैं। क्या होते हैं, बढ़ते हैं इधर की साइड। और अगर 7 से हम 14 की तरफ जाएं तो क्षारकीय गुण बढ़ते हैं। यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, यानी एक पदार्थ है, पदार्थ जिसकी पीएच, उसकी पीएच है 5, उसकी पीएच कितनी है 5, और एक दूसरा पदार्थ है उसकी पीएच है 6.9। अब आप इनमें से ये बताइए कि ये अम्लीय है या क्षारीय। स्केल के माध्यम से देखो, इनका मान 5 और 6.9 यानी 7 से इधर आ रहा है तो जीरो की तरफ बढ़ रहा है, तो ये तो पहली बात तो दोनों ही कैसे हैं, अम्लीय। कैसे हैं, अम्लीय। अगर इनमें से बात करें कि प्रबल अम्ल कौन सा है, तो यानी अम्लीय गुण बढ़ते किधर है, जीरो की तरफ, यानी जिसका मान कम है वो क्या होगा, प्रबल होगा। तो ये 5 वाला प्रबल होगा और ये क्या होगा, दुर्बल होगा। इसी आधार पर अपन इनकी जांच कर सकते हैं और इनकी जांच कर सकते हैं यहां पर। और पीएच के आधार पर ही हम सभी पदार्थों का निर्धारण करते हैं। हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, ये भी पीएच के आधार पर ही काम करता है। समझते हैं, पीएच स्केल समझ में आ गया। अगर कोई शब्द, कोई परिभाषा, कोई सूत्र अगर समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ पदार्थों के, कुछ खाद्य पदार्थों के पीएच मान, जैसे जल। अब जो सामान्य पीने का जल है उसका सामान्य जो पीएच होता है वो होता है 7.4। कितना होता है, 7.4। अपन के अगर शरीर की बात करें कि जो हमारी बॉडी है ये कितने पीएच पर काम करती है, तो ये काम करती है 7.2 से 7.8। कितने, 7.2 से और 7.8 तक, मतलब बहुत अल्प क्षार की। हम बात करें नींबू, क्या है, नींबू का पीएच कितना होता है 2.2। 2.2। सिरका 3.2। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, ये अम्लीय वर्षा सर क्या है, अम्लीय वर्षा का पीएच होता है 5.6 से कम। कि जब जो बरसात होती है, बरसात के अंदर क्या है कि जो अशुद्धियां होती हैं सल्फेट की, उनके कारण जो बरसाती पानी होता है उसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, और जब वो अम्ल यानी जो पीएच का मान 5.6 से जैसे ही कम होता है तो उसको हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा जैसे ही जमीन पर आती है तो ये नदियों में पानी बहता है, तो जो नदियों में रहने वाले जीव हैं उनकी उत्तरजीविता पर खतरा हो जाता है, यानी उनकी अगर ज्यादा अम्लीय है तो उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, या वो सही जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। अगली बात करें जठर रस, क्या है, जठर रस। जठर रस का जो पीएच होता है वो होता है 1.2। 1.2 यानी कि बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। और हम जानते हैं जठर रस इतना ज्यादा अम्लीय क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है,
HCl क्या होता है? HCl। और HCl एक कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। कैसा है? प्रबल अम्ल है। ये कुछ सामान्य से पदार्थ हैं जिनका पीएच मान है। इनके आधार पर हम किसी भी चीज को बता सकते हैं कि उसका पीएच इतना है, क्या प्रबल है या फिर ये दुर्लभ है। अब यहां पर हम पीएच का महत्व देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? महत्व कि सबसे पहले तो आजकल जितने भी फसल हैं, तो फसल उत्पादन में, इसमें फसल उत्पादन में आपको पता है जितनी भी फसल है, उस एक फसल का एक निश्चित पीएच होता है। वो उसी निश्चित पीएच में क्या करती है? उसकी अधिक वृद्धि होती है, वो अधिक उपज प्रदान करती है। तो फसल उत्पादन में सबसे पहले आप मिट्टी लो और मिट्टी की क्या होती है? टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के बाद में उसका पीएच पता चलता है, क्या वो जिस फसल को अपन उगा रहे हैं उसके लिए उपयोगी है या नहीं है। तो पहला है फसल उत्पादन में। उसके बाद में है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में, इसमें पाचन तंत्र में अपन जानते हैं कि हमारा जब पाचन तंत्र है, जो भोजन का पाचन करता है, उसमें भोजन एक माध्यम में क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, तो उसमें चेंजेज होते हैं। तो उस चेंजेस के द्वारा इस भोजन का पाचन होता है। अब पाचन की स्थिति में हम जानते हैं कि हमारे आमाशय में HCl निकलता है। क्या निकलता है? अब HCl निकलता है। HCl एक प्रबल अम्ल है। कैसा है? प्रबल अम्ल है। जब कभी अपन भूखे रहते हैं तो इस अम्ल की अधिकता हो जाती है और हमें क्या हो जाती है? एसिडिटी या अपच हो जाती है। क्या हो जाती है? अपच हो जाती है। तो ऐसी अपच को रोकने के लिए क्या करेंगे अपन? यानी अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए क्या करेंगे भाई? हमें क्या करना पड़ेगा? या तो कोई क्षार लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्षार। जैसे अपन सामान्यतः अपन कभी एसिडिटी होती है तो अपन क्या ले आते हैं? इनो ले आते हैं। क्या ले आते हैं? इनो। तो इनो क्या है? एक क्षार की है। तो इनो, या फिर कौन से अपच को दूर करने के लिए कौन से अपन यूज कर सकते हैं, जिनको अपन बोलते हैं एंटासिड। एंटासिड कौन कौन से? एक तो हम ले सकते हैं MgOH का होल 2s, दूसरा है CaOH का होल 2s। ये दो ज्यादातर हम MgOH का होल 2s का उपयोग करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है दोनों के दोनों, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये क्या करते हैं? उस अम्ल के गुण को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। अम्ल और क्षार यानी दोनों आपस में जाकर के उदासीन हो जाते हैं और हमारी जो एसिडिटी अपच है वो मिटे जाती है। अगले महत्व की बात करें, अगला महत्व है दंत क्षरण। क्या है? दंत क्षरण। अब दंत क्षरण की बात करें तो जो हमारे दांत होते हैं, वो दांत एक निश्चित पीएच पर कार्य करते हैं और वो निश्चित पीएच क्या है? 5.5। अब 5.5 से जैसे ही कम होगा, जैसे ही पीएच कम हो जाता है या अपन कोई ज्यादा अम्लीय चीज खा लेते हैं तो वो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। यानी दांतों के अंदर जो पदार्थ है, इनेमल, क्या है? इनेमल। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है एनेमल, क्योंकि शरीर का सबसे जो कठोर पदार्थ है वो क्या है? एनेमल है। तो ये दांतों के अंदर पाया जाता है। तो इसका जैसे ही पीएच 5.5 से कम होगा, ये एनेमल का धीरे धीरे क्षरण होने लग जाता है और हमारे दांत धीरे धीरे खिलने लग जाते हैं। ये पीएच के कुछ महत्व हैं जिनको अपन को समझना चाहिए शरीर के लिए। इसके बाद में अपन कुछ खाद्य पदार्थों के अंदर कुछ अम्लों की जानकारी लेंगे कि उनके अंदर क्या क्या अम्ल पाए जाते हैं। ये नोट कर लेना पीएच। सबसे पहले बात करें नेटल का डंक।
नेटल का डंक। नेटल एक पादप होता है और नेटल एक पादप है, उस पादप की पत्तियों में ये डंक नुमा, ये कांटे नुमा होते हैं। तो इस कांटे नुमा अगर कभी अपन के चुभ जाते हैं तो हमें बहुत तेज जलन होने लग जाती है। जलन क्यों होने लग जाती है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर देखिए अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है इसके अंदर? नेटल के डंक के अंदर पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। इस अम्ल के कारण हमें दर्द होता है और जैसे ही अपन इसके साथ में किसी क्षार को मिलाएंगे तो हमारा दर्द क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो क्षार इस अम्ल के उदासीन कर देता है। उसके बाद में जैसे संतरा, कौन सा अम्ल है? सिट्रिक अम्ल। नींबू, सिट्रिक अम्ल। टमाटर, ऑक्सैलिक अम्ल। उसके बाद में बात करें हम यहाँ पर इमली, टार्ट्रिक अम्ल। ये कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण अम्ल हैं, इनको नोट करें। तो यहाँ पर समाप्त होता है हमारा चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक और लवण का पहला भाग। इसके बाद में अगले भाग में हम पढ़ेंगे लवण परिवार। लवण के क्या क्या उपयोग हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, अपन के जीवन में क्या क्या उपयोग आते हैं। तब तक के लिए अपन वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस जो भाग में हमने पढ़ा है इसमें कोई भी प्रश्न रहे हों, कोई भी चीज समझने में नहीं आई हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।